Hello everyone, hope you are doing good. Let's start today's class by revising what we have seen in the last class. तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था सबसे पहले कि यहाँ पर -2q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर q और यहाँ पर q रखा हुआ है और ये a बहुत छोटा है. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट a इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, और हमें बताना है कि एक पॉइंट है रैंडम a दैट इज़ 4,3 और एक पॉइंट है रैंडम b दैट इज़ 3,-4. ये मीटर्स में है और 1 मीटर के कंपेरेटिव ये a बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर कंपेरेटिव. तो बताना है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट्स a एंड b ड्यू टू द स्मॉल चार्ज सिस्टम फिक्स नियर ऑरिजिन. ऑल्सो फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेस्ट पॉइंट यूनिट चार्ज फ्रॉम a टू b स्लोली. तो हमें कुल मिला के यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है और यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देख देना है, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा. तो इस सिचुएशन को हमने इमेजिन किया कि ये दो डाइपोल्स की तरह है, एक डाइपोल ऐसा और एक डाइपोल ऐसा. ठीक है, इस तरीके से इमेजिन किया हमने और उसका पी रिजल्टेंट देख लिया कि रिजल्टेंट पी कैसा रहेगा. तो ये इसका रिजल्टेंट पी है. ठीक है, और उस पी रिजल्टेंट के को लिखने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. तो ए पर पोटेंशियल लिख लिया, फिर बी पर पोटेंशियल लिख लिया, ए पर लिख लिया, फिर बी पर भी लिख लिया. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला है कि वर्क डन कितना लगेगा ए से बी जाने में, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा. वी ए माइनस वी बी क्या होता, वर्क डन में इलेक्ट्रिक फोर्स है ना. देखो, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी स्लोली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो कुल मिला के ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, वी बी माइनस वी ए. फिर आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा. तो अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा और लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क P क्रॉस E होगा. ये हमें याद रखना है. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कहाँ पर होगी, जब टॉर्क 0 हो जाए. ठीक है, और अनस्टेबल वाली सिचुएशन होगी वहाँ पे भी टॉर्क 0 होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जब थीटा हो जाए 0 और मैक्सिमम होगी जब थीटा हो जाए पाई. तो थीटा इक्वल टू 0 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इज इक्वल टू पाई इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो एंगुलर एसएचएम करेगा. तो यहाँ पे टॉर्क को आई अल्फा लिख के हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखनी है डाइपोल की, यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, ये याद रखना है. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पर. यहाँ पे रॉड के थ्रू कनेक्टेड था तो उस रॉड का इस्तेमाल किया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए सिस्टम का. एनर्जी कंजर्वेशन से प्योर रोटेशन हो रहा था तो एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकाल ली. फिर डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना है, तो एक सिचुएशन देखी हमने कि एक पॉइंट चार्ज था यहाँ पर और यहाँ पर एक डाइपोल था. इस पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स क्या लगेगा, तो इसको अदर वे राउंड सोचा हमने कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स निकाल लिया, तो उसका अपोजिट फोर्स इस पर लग जाएगा. सेकेंड सिचुएशन में इस चार्ज की एक्सिस से जो भी मतलब ये चार्ज की ऐसी एक्सिस जो बनी हुई है उससे परपेंडिकुलर है ये डाइपोल, तो उसकी वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट साइड में आएगी तो उससे फिर फोर्स निकल आएगा. अच्छा, टॉर्क निकालने के लिए क्या याद रखना है हमें, टॉर्क निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं. ठीक है, बराबर मान सकते हैं. तो फॉर फाइंडिंग टॉर्क ऑन द डाइपोल वी कैन अज्यूम फील्ड टू बी कांस्टेंट एट दैट पॉइंट. अच्छा, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ. जस्ट इमेजिन कि पॉइंट चार्ज नहीं होता, कुछ रैंडम चार्ज होता. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ी सी आगे E प्लस डी ई होती. तो एक अप्रॉक्सीमेशन निकाल के हमने ये निकाल लिया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा P डी ई क्रॉस डी आर. ये याद रखना है. ठीक है, सो P डी ई क्रॉस डी आर, डी ई बाई डी आर विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड.
वही एग्जाम्पल फिर से करके देख लिया। अच्छा, ये एप्लीकेबल तभी है जब डाइपोल उसके अलोंग रखा हो, आर के अलोंग, ठीक है। दूसरा, दो डाइपोल्स हैं उनके बीच में, तो एक डाइपोल की वजह से दूसरे पे निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिफरेंशिएट किया आर के टर्म्स में, दूसरे के डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही किया, टॉर्क भी निकाल लिया उसकी वजह से। उसके बाद फिर होमवर्क था कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल्स टू पी डी ई बाई डी आर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास को करते हैं शुरू। सो टुडेज टॉपिक इज कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या शॉर्ट में इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैसे तो पता है हमें, जो ऑरा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें, द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स in an electric field, in an electric field, in an electric field is an imaginary, is an imaginary, is an imaginary line, is an imaginary line, the tangent, the tangent to which, the tangent to which at any point, at any point, at any point on it, on it represents, represents, represents the direction of, the direction of, the direction of electric field, the direction of electric field, the direction of electric field at the given point, at the given point, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि इमेजिन करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ये है। तो अगर कोई बोले यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पर, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर बताओ, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे बनाओ तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर बनाओ, टेंजेंट बनाएंगे, उसके अलॉन्ग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो लेट्स राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो कि लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स, एंड टर्मिनेट्स, एंड टर्मिनेट्स on a, on a negative charge, on a negative charge। ये बात तो हमें बचपन से पता है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इससे बाहर निकलती हुई, हर दिशा में इससे बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। अच्छा, इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर एक पॉजिटिव आइसोलेटेड, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज हो, तो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये है सपोज, इमेजिन करो। तो इसके अंदर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इसके अंदर जाएंगी, हर दिशा से, जो भी पॉसिबल दिशा हो सकती है उस दिशा से अंदर जाएंगी। अच्छा, आइसोलेटेड नहीं है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइमल्टेनियसली है। तो नेक्स्ट एग्जांपल कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे स्केच करेंगे? यहाँ से निकलेगी और इसके अंदर जाएगी, यहाँ से निकलेगी इसके अंदर जाएगी, यहाँ से निकलेगी इसके अंदर जाएगी। ये बात हमें बचपन से पता है। ठीक है। अच्छा, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फिर रिपल्शन होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो फिर रिपल्शन होगा। कैसा? देखते हैं इसको। ऐसा कुछ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये, है ना? कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे दो दिशाएं हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाहर निकलती हुई पहले चार्ज से बाहर निकलेंगी और दूसरे चार्ज से भी बाहर निकलेंगी और रिपल कर रही होंगी एक दूसरे को, तो इस वजह से इस तरीके से रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें ऑलरेडी ये भी बचपन से पता है। तो लिखो इसमें फटाफट, टू लाइन्स ऑफ फोर्स, टू लाइन्स ऑफ फोर्स never intersect, never intersect, never intersect each other, never intersect each other, because there cannot be, there cannot be, there cannot be two directions, two directions, two directions of electric field, of electric field, of electric field at a single point, at a single point। तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इस वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो इसमें वो ये नया पॉइंट है, ये हमें वैसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। तो देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स produced by static charges do not form closed loops, do not form closed loops नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो, बहुत इंपॉर्टेंटली, स्टैटिक मतलब रुका हुआ स्टेशनरी चार्ज है तो, ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टेशनरी नहीं है तो क्या क्लोज लूप बना सकते हैं? तो हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है, कि आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर स्टैटिक चार्ज नहीं है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इंड्यूस हो रही है चार्ज के मूवमेंट्स की वजह से, तो वो क्लोज लूप बना सकती हैं। एक बार जेई में क्वेश्चन आ गया था कि उसने बताया था कि बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक ऑप्शन में ऐसे क्लोज लूप भी था। ठीक है, एक ऑप्शन में ऐसा था, एक ऑप्शन में कुछ रैंडम ऐसा था, और एक में क्लोज लूप भी था। तो कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है, या कौन सी हो सकती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो लोगों ने इसका आंसर चिपका दिया था, बहुत सारे लोगों ने, कि ये नहीं हो सकती क्योंकि क्लोज लूप बन रही है। तो भाई उसने ऑप्शन में ये नहीं लिखा था, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि स्टैटिक चार्ज है कि नॉन स्टैटिक चार्ज है, कि चल रहा है कि नहीं, उसने तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। तो ये स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। दिस कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्जेस, बट दिस कैन बी
बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो अभी बस इतना याद रखना कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा कि एक मूविंग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे चल के देखेंगे, तो बस इतना लिख लो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से बनती है? मूविंग चार्जेस की वजह से, है ना। नॉन स्टैटिक चार्ज लिख लो यहाँ पर, नॉन स्टैटिक चार्जेस। तो अभी तो जस्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, यानी चार्ज रेस्ट पर है, तो उनकी वजह से कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो नेक्स्ट पॉइंट, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतनी ज़्यादा वहाँ पर इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये बात भी हमें पता है। तो लिखो द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया that is that is that is that is line density that is the line density represents 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 the magnitude represents the magnitude of electric field। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं वो बताती हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि इफ़ लाइंस आर dense then electric field if lines are dense electric field will be higher and vice versa ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्केच कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक पॉइंट कंसीडर किया हमने यहाँ पर, लेट्स से पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, लेट्स से पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि बताओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या बी पर ज़्यादा है। तो क्लियरली ए पर डेंसिटी ज़्यादा है, बी पर डेंसिटी कम है लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। ठीक है, ये बात याद रखना है। फिर एक फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर। अच्छा, अभी जो हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के इंट्रैक्शन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है वो एकदम सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है। सिमिलरली यहाँ पर ये प्लस क्यू जितना है उतना ही माइनस क्यू है, तो इसलिए ये भी सिमेट्रिक आया। बट व्हाट इफ की मैग्नीट्यूड में अंतर हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं कि एक हो जाए 3Q और एक हो जाए -Q। तो अब ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा चार्ज है इसके कंपैरेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा डेंस, ज़्यादा मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास होगी। अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कुछ ऐसी दिखेंगी। गौर से देखो, तो इधर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और इधर डेंसिटी कम है। थोड़ा एक बार फिर से नीचे ही बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे बनाओ,
कि लेट्स से यहाँ पर 3Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है, तो क्लियरली 3Q पॉजिटिव है और -Q नेगेटिव है, तो 3Q से तो ऑरिजिनेट होगी और -Q से टर्मिनेट होगी -Q पर। तो वी हैव 3Q एंड -Q। अब चार्ज बनाना है, ठीक है। तो इधर से ज़्यादा निकलेंगी, थोड़ी डेंसिटी इधर ज़्यादा होगी। इधर से कम आएंगी, इधर से ज़्यादा निकलेंगी। इधर डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके आसपास, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस लिखो, नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating is proportional is proportional is proportional is proportional to the magnitude of charge, to the magnitude of charge, to the magnitude of charge। ठीक है, ये हो गया 5th पॉइंट। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स के अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never enter conductors। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि कंडक्टर अपने अंदर घुसने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोक देता है, इसलिए वो शील्ड कर देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो कंडक्टर है, हॉलो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं जाएंगी, इसके बाहर ही रहेंगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ओनली इफ इट इज़ अ कंडक्टर। इंसुलेटर हुआ तो फिर अंदर जाएंगी, कंडक्टर हुआ तो नहीं जाएंगी। तो दिस इज अ कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज कंडक्टर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, ठीक है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इनफैक्ट तुमने देखा होगा कि हमारी जो पेन ड्राइव्स या हार्ड डिस्क होती हैं वो मेटालिक केस में एनक्लोज्ड होती हैं, है ना। क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो डेटा होता है उसमें वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। डेटा जो भी हम अपना सेव करते हैं हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, वो मैग्नेटिक नेचर का होता है, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई तो वो मैग्नेटिक डेटा से इंटरफेयर कर सकती है, डेटा लूज़ हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम पेन ड्राइव्स या हार्ड डिस्क को मेटालिक केस में रखते हैं ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर से ही रहे, उसके अंदर ना रहे, तो ताकि डेटा डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 7th, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
lines of force ends or start perpendicularly, ends or start perpendicularly from the surface of a conductor, from the surface of a conductor or any equipotential surface ये बात तो ऑलरेडी देख चुके थे हम एक बार कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अब ये नई बात देख ली कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर से भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो जैसे इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहूँगा, जो ऊपर बनाया है तुम भी मैनिपुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी सरफेस से हमेशा, ठीक है, यानी कि इससे परपेंडिकुलर जाएगी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जाएगी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकलेगी ऐसे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जाएगी। तो कंडक्टर से परपेंडिकुलर घुसती है या निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बात हमें याद रखनी है। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इतनी सारी बातें हमें याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने वाले हैं हम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी इमेजिनरी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो जाए, किसी इमेजिनरी सरफेस से, दोबारा सुनो, किसी इमेजिनरी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली ज़्यादा पास हो जाए तो हम बोलते हैं फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं एनालॉजी बताता हूँ तुम्हें, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि एकदम वर्टिकली पानी बरस रहा है, ठीक है, एकदम वर्टिकली पानी बरस रहा है, ठीक है, एकदम नीचे गिर रहा है। और पहली सिचुएशन में जो वेसल है वो मैंने कुछ ऐसा रखा है, ओपनिंग सरफेस उसका ऐसा है। दूसरी सिचुएशन में थोड़ा सा टिल्टेड रखा है, सेम वेसल थोड़ा सा टिल्टेड रखा है। तो लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस इफ आई कैन। हाउ टू रोटेट इट, आई वांट टू रोटेट इट। दूसरी सिचुएशन में एकदम वर्टिकुलरली ऐसा रखा हुआ है, और तीसरी सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम वेसल है, बट वो नीदर परफेक्टली वर्टिकल है ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, बट थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वेसल भी बना दी मैंने इसे। एंड द एरिया एंटरिंग द वेसल इज फ्रॉम द टॉप, यहाँ से एंटर हो सकता है, इसमें यहाँ से एंटर हो सकता है, इसमें यहाँ से एंटर हो सकता है। तुम अपने विजडम से मुझे ये बता सकते हो कि पहला केस, दूसरा केस या तीसरा केस, इनमें से कौन से केस में सबसे ज़्यादा पानी भरेगा सेम टाइम में। बारिश होने का रेट सेम है ना, और वेसल तो तीनों केस में सेम है। तो तुम अपने विजडम से बता पाओगे कि सबसे ज़्यादा पानी भरेगा फर्स्ट केस में, तीसरे केस में उससे थोड़ा कम भरेगा, और दूसरे केस में तो एकदम ज़ीरो पानी भरेगा, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड इस केस में एकदम ज़ीरो पानी भरेगा,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इफ दिस वाज, जो बारिश है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें पता चलता है कि भाई कितना पानी भरेगा या कितना फ्लक्स होगा। तो पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है ये कितने एंगल पर है, एरिया वेक्टर जो है वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है कि इफ दिस इज एरिया, एरिया वेक्टर इज दिस इज एरिया वेक्टर। तो जिस एरिया से पानी घुस सकता है दैट इज एग्जैक्टली 0 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर E is parallel to E is parallel to E is parallel to एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर यही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि यही वो एरिया है जिससे पानी घुस सकता है। इस वाले एरिया से तो घुसेगा नहीं, इस वाले एरिया से तो घुसेगा नहीं, इससे तो घुसेगा नहीं, जिससे घुस सकता है वही एरिया वेक्टर अपने काम का है। ठीक है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया क्यों घुसा, सबसे ज़्यादा पानी क्यों घुसा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कितना एंगल हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी पानी नहीं घुसा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ थीटा हेयर इज 0, हेयर थीटा इज 90 एंड हेयर थीटा इज सम रैंडम एंगल, नाइदर 0 नॉर 90। यहाँ पे थोड़ा पानी भरेगा जो ऑफकोर्स पहली सिचुएशन से कम होगा। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है cos 0 इज मैक्सिमम, cos 0 जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं भरा, क्यों, cos 90 डिग्री 0 होता है, और cos थीटा कुछ रैंडम एंगल होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, एंड दिस एंगल इज थीटा विच इज नाइदर 0 नाइदर 90 बट इन बिटवीन 0 एंड 90। इस वजह से कुछ पानी तो भरा है इसके अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। तो आई होप ये तुम्हें एनालॉजी समझ में आई होगी। इसको ध्यान में रखते हुए लिखो, कंसीडर 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 सम सरफेस सम सरफेस सम सरफेस सम सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड in an electric field in an electric field E vector E vector E vector। ठीक है, and let us let us select let us select a small area let us select a small area element let us select a small area element ds vector on 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 this surface। ठीक है, तो क्या कहा गया कि एक सरफेस कंसीडर करो, तो ये लो, ये सरफेस है लेट्स से। ठीक है, और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया में एक छोटा सा डीएस एलिमेंट कंसीडर करो, तो ये कर लिया हमने, डीएस एलिमेंट कंसीडर। अच्छा, डीएस एलिमेंट जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया से परपेंडिकुलर यानी कि इधर। सो इन फैक्ट ds vector is this what we have marked with pink, so this is ds vector। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस छोटे से एरिया ds में जो फ्लक्स गुजर रहा होगा दैट इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड दिस ds। तो इसमें आगे लिखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स the electric flux the electric flux over the small area over the small area
over the small area element is given by अच्छा फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो वो छोटा सा जो फ्लक्स होगा दैट विल बी डी फाई विल बी ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया के। ठीक है, सो पॉइंट टू नोट इज, यहाँ पर लिखो डायरेक्शन ऑफ ds vector is perpendicular to the surface area, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है हमें। अच्छा, अब इसको ज़रा सा समझते हैं। तो डी फाई क्या हो गया हमारे पास? डी फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी एस। तो अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू डी एस या ई कॉस थीटा इंटू डी एस। दिस कैन बी रिटन एज ई कॉस थीटा इंटू डी एस, यानी कि ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, है ना, किसके अक्रॉस? डी एस के अक्रॉस। ठीक है, so what is E perpendicular? E perpendicular is the component, it is the component of electric field vector perpendicular to the surface, ठीक है। अच्छा, ये तो छोटा सा फ्लक्स था, किसकी वजह से? इतने से स्मॉल एरिया की वजह से। तो अगर पूरे एरिया की वजह से फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टोटल फ्लक्स उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो व्हाट्स दैट? दैट इज ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर ई यूनिफॉर्म है, गौर से समझना, अगर ई यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है तो इस इंटीग्रेशन से बाहर ले जाया जा सकता है इसे। तो इफ ई इज कांस्टेंट, then E is uniform, then phi will be E dot ds का इंटीग्रल। तो ds का इंटीग्रल करना है, बस E बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ds का इंटीग्रल विल बी टोटल एरिया, तो E इंटू एस लिख सकते हैं इसे, इफ इट इज़ यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर बाहर नहीं निकाल सकते E को, फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा अब एक आध एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सो राइट डाउन एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक डिस्क है ना, इमेजिनरी रिंग है ऐसा कुछ, और उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। उस रिंग को के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है, आई होप ये 3D फिगर तुम्हारे समझ में आ रहा हो। दिस इज परपेंडिकुलर, और ये जो रिंग है इमेजिनरी रिंग, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है E। तो हमें बताना है फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, इस गिवन सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो क्या होता है फाई अगर E यूनिफॉर्म है और परपेंडिकुलर तो ऐसा लिख सकते हैं E डॉट एस। ठीक है, वैसे तो लिखना कैसे चाहिए हमें? चलो पूरा बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज E डॉट डी एस, और क्योंकि E यूनिफॉर्म है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया ये, तो E डॉट डी एस का इंटीग्रल, और डी एस का इंटीग्रल क्या होगा? S, यानी टोटल एरिया।
तो E डॉट S इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो दैट इज़ व्हाट E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो अब ये थीटा निकालना है। तो देखो एरिया कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द एरिया। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा एरिया का डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। तो हेयर थीटा इज 0। तो E इंटू एस इज एरिया ऑफ दिस रिंग, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0, सो दैट इज वॉट 1। तो ये हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। So this is the flux passing through the given ring या given area। अच्छा, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये एरिया है ना, ये एरिया है, तो इससे तो दो पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, ठीक है। तो हमने ऊपर वाला ही क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया? नीचे वाला ले लेते तो फिर एंगल कितना हो जाता, फिर एंगल हो जाता 180 डिग्री। अगर ये वाला ले लेते तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाता 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1। तो तब उस केस में फ्लक्स कितना आ जाता, ये जो भी आया है उसका नेगेटिव है ना, -E/r²। तो अभी तुम बस इतना याद रखो कि दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं एरिया के, हमें उसमें से एक्यूट वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये वाला सेलेक्ट किया तो एंगल कितना हुआ, ई और एस के बीच में 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा हुआ 0 डिग्री। और इस वाला सेलेक्ट किया तो एंगल कितना हुआ, थीटा इज 180 डिग्री। तो हमें ये नहीं सेलेक्ट करना है, हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, एक्यूट वाला। तो यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज सेलेक्ट S vector such that angle between S vector and E vector remains acute और 0, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री में किसको हम सेलेक्ट करेंगे, 0 डिग्री को। अच्छा, जैसे एक और सिचुएशन, लेट्स से ये सरफेस एरिया है, ठीक है, और कुछ इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले दो पॉसिबल डायरेक्शन बनाओ इस एरिया के। तो एक तो ये हो सकता है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, या ये हो सकता है, ठीक है। तो या तो E और S के बीच में एंगल ये हो जाए, ये वाला, या तो ये हो जाए। तो इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। इतनी बात याद रखना हमेशा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया, ना सिचुएशन ऐसी दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, और जो सरफेस एरिया है वो इसी प्लेन में एक रिंग है, सेम प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस एरिया का डायरेक्शन देखना है तो वो किधर होगा, इससे परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन, बाहर साइड स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, या इनसाइड द प्लेन स्क्रीन के अंदर जाता हुआ। तो इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर का, उस एरिया वेक्टर का एंगल होगा 90 डिग्री। तो हेयर E इज परपेंडिकुलर टू S वेक्टर, सो दैट्स वाई फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री, तो इट इज E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो फ्लक्स कितना हो गया फाइनली, 0, ठीक है। तो ये बात आ गई हमारी समझ में, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं. सो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, फिजिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो इसमें लिखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू a surface through a surface inside inside electric fields inside electric field represents 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 the total number of electric field lines represents the total number of electric field lines electric field lines crossing crossing the surface इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी किसी सरफेस के थ्रू, इसका मतलब उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अच्छा, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि देयर इज समथिंग लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो. ठीक है. तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है. तो इसलिए हम आदत डालेंगे कि अभी इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलें, फ्लक्स ना बोलते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलें, ताकि क्योंकि हमें आगे चल के एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखना है. तो ऐसा यूनिट क्या होगी? तो फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस का इंटीग्रल. ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और एस क्या है? एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम. और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये याद रखना है. ठीक है. अच्छा, दूसरी टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे. जूल पर मीटर भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर को, क्योंकि न्यूटन मीटर जूल होता है. तो जूल मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं इसे. सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम. ठीक है. इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला होगा इसका ml³ t-3 a-1. निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है. क्योंकि यहाँ से निकाल लो फटाफट. न्यूटन क्या है? न्यूटन है फोर्स, यानी कि mlt-2. मीटर स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई टी. चार्जेस आई टी. आई यानी कि एम्पियर और टी यानी कि टाइम. तो यहाँ से करेंगे तो m की पावर 1, l की पावर यहाँ से 1 और यहाँ से 2 तो 3, और t की पावर -2 यहाँ से और एक -1, मतलब अगर ऊपर करें t को तो -1 है तो -3, और a की पावर -1. तो यहाँ से डायमेंशन आ गया. ठीक है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, लेकिन फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो लिखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. सो इट कैन नॉट हैव डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं होगा इसका. ये बात हमें याद रखनी है. ठीक है. तो इतना ही करते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो द होमवर्क इज you have to solve questions related to flux.
फ्लक्स से रिलेटेड, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।